हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रक्रम के बारे में। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है डाइजेशन इन ह्यूमन, यानी कि मनुष्य में पाचन कैसे होता है, जिसमें आप देख रहे हैं स्टमक में पाचन को या स्टमक में डाइजेशन को। तो बिना देरी के अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, डाइजेशन में आपने यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स देखे। हमने कहा अब जो फूड है यहाँ पर वो हमारे मुंह से कहाँ आ गया है, यहाँ पे मुंह में आंशिक पाचन हो, फिर आपने जब भोजन को निगला तो भोजन नली से जो भोजन है वो हमारे स्टमक में आ गया, यानी कि हमारे आमाशय में आ गया है। ठीक है, आमाशय जिसमें हमने इस प्रकार से अलग अलग पार्ट देखे, जैसे कि कार्डिया देखा, फंडस देखा एंड पायलोरिस देखा। 3 पार्ट होते हैं, बीच में बॉडी ये पोर्शन है। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे ग्लैंड्स के बारे में, ग्रंथियों के बारे में। हमने कहा जो अमाशय है, अमाशय में ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड या गैस्ट्रिक ग्रंथि जिसे आप कहेंगे। इसमें कुछ सेल्स होती हैं, उनके सिक्रीशन होते हैं और उनके फंक्शन हम देखेंगे। तो क्या क्या कौन कौन से हमारे पास यहाँ पे, सबसे पहले तो हमने कहा ये पूरी एक ग्रंथि है और यहाँ से इसकी जो स्टार्टिंग है, ओपनिंग है, इसे हम गैस्ट्रिक पिट नाम देते हैं। इसमें 3 प्रकार की सेल्स होती हैं। पहला है नेक सेल। नेक सेल जो रिलीज करेगा वो करेगा म्यूकस को। ठीक है, उसके बाद आती है पैराइटल सेल, जिन्हें हम ऑक्जेंटिक सेल भी कहते हैं। ठीक है, पैराइटल को हम क्या कहते हैं, ऑक्जेंटिक सेल भी कहते हैं। ये क्या करती हैं यहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कैस्टस इंट्रिंसिक फैक्टर यहाँ पर रिलीज करती हैं। ठीक है, तीसरी प्रकार की सेल्स हैं, उनका नाम चीफ सेल है या पैप्टिक सेल है। ये गैस्ट्रिक लाइपेज को रिलीज करेंगे, ये पेप्सिनोजन को रिलीज करेंगे, ये रेनिन को यहाँ पे रिलीज करते हैं। तो हमने देखा था गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रीशन कौन कौन से होते हैं। अब हम बात कर रहे थे इनके फंक्शन के बारे में, क्या क्या इनके फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले हमने पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल के बारे में बात की। हमने कहा सबसे पहले ये सिक्रीट करेगा, यहाँ पर सबसे पहले सिक्रीट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कुछ फंक्शंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के होते हैं। पहला है हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करेगा, दूसरा है Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि Fe2+ इजीली एब्जॉर्ब होता है बॉडी में। तीसरा है कि एसिडिक मीडियम बनाता है, ठीक है, अम्लीय माध्यम बनाता है। चौथा है कि पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में, जिसे एक्टिव फॉर्म यानी कि पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। ये काम है किसके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। इसके अलावा कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैस्टल एक्सट्रिंसिक फैक्टर, यानी कि कैस्टल्स एक्सट्रिंसिक फैक्टर के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो है वो विटामिन B12 होता है, ये इसका फंक्शन है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे चीफ सेल या पैप्टिक सेल के बारे में। ठीक है, चीफ सेल या पैप्टिक सेल से क्या क्या रिलीज हो रहे हैं, पेप्सिनोजन रिलीज हो रहा है, रेनिन रिलीज हो रहा है, गैस्ट्रिक लाइपेज यहाँ पर रिलीज हो रहा है। पेप्सिनोजन आप जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा, ये प्रोटीन डाइजेशन में मदद करेगा। रेनिन जो है वो एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो दूध में पाई जाती है, और बच्चों में रेनिन क्या होता है, सिक्रीट होता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, दूध को पीते हैं, दूध कंज्यूम करते हैं ज़्यादा। अब यहाँ पर ये जो रेनिन है, ये रेनिन एक प्रकार की प्रोटीन का डाइजेशन करेगा जिसका नाम केसिन है। ठीक है, रेनिन तो डाइजेस्टिव एंजाइम है और मिल्क में पाई जाने वाली, दूध में पाई जाने वाली एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है केसिन। ये रेनिन केसिन का डाइजेशन करती है। तो बेसिकली रेनिन प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प कर रही है, लेकिन रेनिन बच्चों में ही सिक्रीट होता है क्योंकि बच्चे ही ज़्यादा दूध को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वो लिपिड का डाइजेशन यहाँ पर करेगा। ठीक है, अब हमने कल एक बात कही थी कि गैस्ट्रिक लाइपेज जो है यानी कि लिपिड डाइजेशन के लिए एसिडिक मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम होगा तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या है, जो लिपिड का डाइजेशन है वो मुश्किल होगा या डाइजेशन नहीं होगा। लेकिन हमने कहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्योंकि मीडियम को एसिडिक बना रहा है, तो यहाँ पर लिपिड का डाइजेशन कैसे होता है। उससे पहले आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया गया था कि स्टमक में जो पीएच होता है वो कितना होता है। जैसे कि हमने कहा कि सलाइवा में कितना होता है, 6.8 होता है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि स्टमक में जो पीएच है, क्योंकि पीएच कम हो जाता है, किसकी वजह से कम होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से। हमने पढ़ा था कि HCl क्या कर रहा है, मीडियम को एसिडिक बना रहा है। तो आपको बताना है कि स्टमक में पीएच कितना होता है।
अब हमने कहा क्योंकि यहाँ पर स्टमक में जो है बहुत एसिडिक मीडियम है, तो लिपिड का डाइजेशन कैसे होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही जो फूड है, जो भोजन है, वो स्टमक में है, एकदम से पीएच कम नहीं हो गया। पीएच जो है क्योंकि 6.8 था, तो धीरे धीरे आपने कहा 6.7 या 6.2 या आपने कहा 5 या आपने कहा कि 4.9 ऐसे करके हुआ है, ठीक है। आपने कहा धीरे धीरे डिक्रीज हुआ होगा। तो जब क्या होता है, जो पीएच है वो बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं होता है, तो उसी टाइम में कुछ मात्रा में लिपिड का डाइजेशन हो जाता है। तो लिपिड का बहुत कम मात्रा में डाइजेशन होता है स्टमक में। ध्यान दीजिए, हमारे माउथ में मेनली डाइजेशन हो रहा था किसका, कार्बोहाइड्रेट का, जो पार्शियल डाइजेशन था। अगेन स्टमक में भी पार्शियल डाइजेशन होगा, लेकिन यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन होगा। लिपिड का जो है वो बहुत कम या बहुत आपने कहा कि कम मात्रा में यहाँ पे डाइजेशन होता है। तो हमने चीफ सेल और पैप्टिक सेल के बारे में बात कर ली है। आगे बढ़े, ये आपको इमेज दिखाई गई है कि कैसे आपने कहा HCl जो है उसके काम आपको बताए गए हैं। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या करता है, पेप्सिनोजन को, ये पेप्सिनोजन है और इसे पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। ये क्या करेगा, यहाँ पे पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन यहाँ पर हमारे पास आती है, ठीक है। अब जो फूड है यहाँ पर, अब देखो, अब हमने कहा फूड पहले कहाँ आया था, हमारे मुंह में आया था, ठीक है। ये कोई व्यक्ति है। अब सबसे पहले फूड कहाँ पर आया है, सबसे पहले क्या हुआ, हमने भोजन को ग्रहण किया तो फूड आया मुंह में, यहाँ से गया कहाँ, भोजन नली में। भोजन नली से कहाँ जाता है, हमारे स्टमक में जाता है, और हमारे स्टमक से कहाँ जाएगा, हमारी छोटी आंत में जाएगा। तो नेक्स्ट जो पार्ट हमारे पास आएगा डाइजेशन का, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, ठीक है। नोट्स जो है आपको चीजें समझनी है, नोट्स आप खुद बना लेंगे। जैसे अभी तक आपने माउथ में देखा कैसे डाइजेशन होता है, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में हमने बात की है। आपने स्टमक में देखा, गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में देखा, गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन कौन से सेल्स होते हैं, उनके क्या सिक्रीशन है और उन सिक्रीशन के काम क्या है, ये सारी चीजें हमने देखी हैं। तो अब एक चार्ट बना सकते हैं बेसिकली। देखो, हम बात करेंगे जैसे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो क्या है, एक गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड के अलग अलग सेल्स यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे, कौन कौन से सेल है। आपने कहा नेक सेल है, ठीक है, पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल है, ठीक है, चीफ सेल या पैप्टिक सेल है, ठीक है। नेक सेल से होता है म्यूकस रिलीज, ऑक्जेंटिक सेल से HCl होता है, और कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है, रिलीज होता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो चीफ सेल्स होती हैं, उनसे होता है पेप्सिनोजन, रेनिन होता है, और गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, ठीक है। ऐसे ही आपको चार्ट बनाना है। पहले तो ग्लैंड है, फिर ग्लैंड से सिक्रीट होने वाली सेल्स, इन सेल से सिक्रीट होने वाले सिक्रीशन, ठीक है। इन ग्लैंड में जो सेल्स पाई जाती हैं, इनसे सिक्रीट होने वाली जो सेल्स होती हैं। अब ये वाला जो कॉलम है लास्ट में, इसमें आप फंक्शन लिख लेंगे, इसमें आप फंक्शन, और ये आपके फंक्शन आते हैं। तो पूरा एक चार्ट बना देंगे और चार्ट से आपको सारी जो चीजें हैं वो लर्न हो जाएंगी। अगर आप यहाँ पर चार्ट से देखते हैं तो आपको रिवाइज करने में भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि जब हम पूरा यहाँ पर थ्योरी बना लिखते हैं या हेडिंग वाइज आप लिखते हैं तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। आप कंपेयर भी कर पाएंगे अगर आप चार्ट बनाएंगे तो, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आते हैं कि जो छोटी आंत होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, उसमें सबसे पहले तो ये है कि मीडियम भी चेंज होगा, ठीक है। अब क्या होगा, मीडियम फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे एसिडिक मीडियम से एसिडिक मीडियम कम होने यहाँ पर लगेगा। तो ये बात तो बात की है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने कहा कंप्लीट डाइजेशन होगा, तो कंप्लीट डाइजेशन होगा और एब्जॉर्प्शन भी होता है, ठीक है। आपने कहा कि एब्जॉर्प्शन की बात हम बाद में करेंगे, पहले कंप्लीट डाइजेशन की बात कर लेते हैं। कंप्लीट डाइजेशन होने के लिए यहाँ पर कुछ पाचक रस होते हैं, जैसे कि आपने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रीट होंगे इंटेस्टाइनल जूस,
इंटेस्टाइनल जूस। और इसके अलावा आपने कहा आपकी जो दो ग्लैंड हैं, कौन सी, लिवर और दूसरी है पैनक्रियास, इनसे भी जो डाइजेस्टिव जूस है वो सिक्रीट होकर के आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या आएंगे, डाइजेस्टिव जूस। यानी कि लिवर से भी कुछ डाइजेस्टिव जूस निकलेंगे। अब ग्रंथियों का काम क्या है, ग्रंथियों का काम ही यही है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट स्रावित करना। आपने कहा कि जो आपकी स्लाइवरी ग्लैंड थी वहां से सलाइवा निकला, कहाँ आया, मुंह में आया, उसने क्या किया, डाइजेशन किया। ऐसे ही कुछ और ग्रंथियां हैं, दो ग्रंथियां और पढ़ी हमने जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, लिवर और पैनक्रियाज। लिवर और पैनक्रियाज से भी डाइजेस्टिव जूस आएंगे। वो कहाँ आते हैं, छोटी आंत में आते हैं और छोटी आंत में ही अपना काम करेंगे। हमें समझना है कि लिवर से सिक्रीट होने वाले या पैनक्रियाज से सिक्रीट होने वाले जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो छोटी आंत तक कैसे पहुंचते हैं। तो पढ़े यहाँ पर, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से स्टमक से। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या क्या चीजें बनाई गई हैं। हमने ये बनाया है स्टमक, ठीक है, और ये हमारे पास आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। साथ ही साथ हमने बनाया है यहाँ पे ये क्या है, ये है लिवर, ठीक है, ये लिवर है। लिवर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, ऐसे बाइलोब्ड होता है, ठीक है, जैसे कि ये वाला, इसीलिए बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। लेकिन हम लिवर को बनाते हैं सिंपल तरीके से, जैसे हम अभी तक बनाते आ रहे हैं। हमें बेसिकली बताना है सिक्रीशन को, ठीक है। चलो, तो हम यहाँ पे लिवर को नॉर्मली बनाते हैं। ये हमारा है लिवर, ठीक है, ये लिवर है। और हम बनाएंगे यहाँ पे पैनक्रियास को। यह है पैनक्रियास। अब ध्यान से समझिए चीजें क्या क्या यहाँ पर आपको बताई जा रही हैं। लिवर से सिक्रीट होता है बाइल, जिसे हम पित्तरस कहते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले सिक्रीशन को पढ़ते हैं, फिर हम एक एक करके देखेंगे चीजों को। तो यहाँ से सिक्रीट होता है जिसे हम कहते हैं बाइल, और बाइल यहाँ पर एक पाउच जैसे संरचना होती है, वहां पर जमा हो जाता है, ठीक है। तो ये है ग्रीन कलर में जो बाइल यहाँ से निकल रहा है। ये बाइल निकलता है यहाँ से और इस थैले में जमा हो जाता है, इस थैले में जमा हो जाएगा। इस इतनी लेवलिंग कर लें, ये है हमारे पास बाइल, या इसे पित्तरस भी कहते हैं। यही क्या है, पाचक रस है, किसका, लिवर का। और ये जो थैला है, ये बैग है, इसका नाम है गॉल ब्लैडर, जिसे हम पित्ताशय कहते हैं, पित्ताशय। यानी कि जहां पर पित्तरस संचित हो रहा है या स्टोर हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे पित्ताशय कहेंगे, गॉल ब्लैडर, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। अभी आपको और चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें आप समझनी है, जो कि आप ठीक है। अब हमने कहा वो ट्यूब, इसे थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, लीवर को छोटा करके। ये लीवर को छोटा करके थोड़ा सा इस ट्यूब को बड़ा बनाते हैं ताकि हमें समझ आए, ठीक है। ये जो ट्यूब है या ये जो नली है यहाँ पर, जिसके द्वारा बाइल कहाँ जा रहा है,
गॉल ब्लैडर में जा रहा है, यानी कि जिसके द्वारा पित्त रस पित्ताशय में जा रहा है, इसका नाम होता है हिपैटिक डक्ट। हिपैटिक जो शब्द है वो रिलेटेड होता है लिवर से, तो इसका नाम हम लिख लेंगे यहाँ पर हिपैटिक डक्ट। ये वाला, इसका नाम क्या है? हिपैटिक डक्ट। ठीक है, अगर मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करके बनाऊं तो ये कुछ ऐसा है, ये बाइल को लेकर के आ रहा है और ये एक पाउच है, ये है हिपैटिक डक्ट। ठीक है, ये है गॉल ब्लैडर, समझ रहे हो? इसी को बड़ा करके बता रखा है। यहाँ पर लिवर है, ये है लिवर, ये लिवर से बाइल को लेकर के आया, इसने बाइल को यहाँ क्या कर दिया है, स्टोर कर दिया है, इसका नाम है हिपैटिक डक्ट। लेकिन जो ये वाली डक्ट है ये अलग हो जाती है यहाँ से, एक तो सीधे आगे की ओर बढ़ रही है और एक डक्ट इधर की ओर बढ़ गई है, जो कहाँ लेकर के जा रही है बाइल को, गॉल ब्लैडर में। इस डक्ट का नाम अलग हो जाता है, अब हम इसे कहेंगे सिस्टिक डक्ट। इसका नाम कुछ और होगा, किसका? इसका नाम बोला गया है, ठीक है, इसका नाम है सिस्टिक डक्ट। मैं गॉल ब्लैडर नाम जो है, चलिए इधर की ओर लिख लेते हैं, ये हटा लेते हैं। स्टमक तो आप समझते हैं, ये स्टमक है, अभी तक हमने इतनी बार स्टमक का डायग्राम बनाया है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, ये जो हमारे पास डक्ट आती है, इसको भी थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। चलिए, इसका नाम हमने क्या बोला है? सिस्टिक डक्ट बोला है। ध्यान रखना है सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब हमने कहा जब यहाँ पर जो बाइल है वो यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, यहाँ से रिलीज हो रहा है और यहाँ पे स्टोर हो जाता है, काम कहाँ पर करेगा? ये छोटी आंत में काम करेगा। तो यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए इसे क्या चाहिए? यहाँ पर ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये तभी ट्रैवल करेगा जब इसकी आवश्यकता होगी। अब ये बाइल जो है वो यहाँ से निकल करके कहाँ आ जाता है? आगे की ओर छोटी आंत में चला जाता है। किसके द्वारा जाता है? इस डक्ट के द्वारा जाता है। तो इस डक्ट में इसका भी सिक्रीशन आएगा, किसका? हिपैटिक डक्ट का भी सिक्रीशन आएगा, और जो बाइल यहाँ स्टोर हो रहा है वो भी आएगा इस वाली डक्ट में। किसमें? इस वाली डक्ट में। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें किसका सिक्रीशन है? इसका भी सिक्रीशन है, और ये जो यहाँ स्टोर हो रखा है गॉल ब्लैडर में, इसका भी सिक्रीशन है। इसको हम कहेंगे कॉमन डक्ट। क्या कहेंगे इसको? कॉमन डक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो कॉमन डक्ट हमारे पास कौन सी है? ये वाली। यहाँ से सिक्रीशन इधर भी जाएगा। ठीक है, और इसका नाम क्या बोला हमने? इसका नाम बोला कॉमन डक्ट। ध्यान रखिए, ये सारे नाम याद रखने, डक्ट के नाम जो आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो डक्ट है, ये जो कॉमन डक्ट है, ये कहाँ जा रही है? ये जो कॉमन डक्ट है ये यहाँ निकल रही है। ठीक है, स्टमक से पीछे कहाँ गई? ये यहाँ चली गई। इसमें ये जो पैनक्रियाज है यहाँ चली गई। लेकिन पैनक्रियाज में एक और डक्ट यहाँ पर होगी, क्योंकि पैनक्रियाज का जो सिक्रीशन है वो भी यहीं जाएगा। मैं यही तो कहा था कि पैनक्रियाज से और लिवर से जो भी पाचक रस हैं वो छोटी आंत में जाएंगे। तो यहाँ से भी कुछ रस निकल रहे हैं, और ये जो रस निकल रहे हैं ये किसी डक्ट के द्वारा निकल रहे हैं, ये डक्ट के द्वारा निकल रहे हैं। इस डक्ट का नाम क्या है? क्योंकि पैनक्रियाज में है ये, तो इसीलिए इसका नाम है पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या है इसका नाम? पैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियाटिक डक्ट है। ठीक है, अब जब कॉमन डक्ट यहाँ पर आई तो कॉमन डक्ट इसके साथ मिक्स हो जाती है, यहाँ पे इसके साथ मिल जाती है कॉमन डक्ट ऐसे, और अब ये जो है ये डक्ट आगे की ओर बढ़ेगी। इसे हम डिफरेंट कलर से दिखा देते हैं, येलो कलर से दिखा देते हैं। चलिए, जब यहाँ पर पैनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन डक्ट मिक्स हो गई है तो अब इसका नाम हमने क्या बोला है? अब इसका नाम है हिपैटो। हिपैटो मतलब पैनक्रिया से रिलेटेड है, हिपैटो
पैनक्रियाटिक डक्ट। इसी हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट से आपने कहा जो बाइल है वो भी छोटी आंत में चला जाता है और जो यहाँ पर पैनक्रियास के सिक्रीशन है वो भी छोटी आंत में चले जाते हैं। थोड़ा हौच पौच हो गई है, ये हटा दें और रिवाइज कर लें क्या क्या हमने बोला है। ये हटा दूं मैं, बस इतनी चीज समझिए आप। ये चीजें आपको आगे भी पढ़नी है, ठीक है। जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो आप एक सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें डाइजेशन के बारे में आप बात करेंगे यहाँ पर कि ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है और इलेबोरेट करके यहाँ पर पूछेंगे, आपसे पूछे जाते हैं, चीजें बताई जाती हैं। अब देखो सिंपल सी चीज है, मैं सीक्वेंस वाइज बता रही हूँ वो ध्यान रखेंगे। बाइल निकला, बाइल निकला और कहाँ जाता है, हिपैटिक डक्ट में। हिपैटिक डक्ट से जो बाइल है वो गया कहाँ, कहाँ गया, हिपैटिक डक्ट। ये तो इतनी हिपैटिक डक्ट है, ये इतनी है ये हिपैटिक डक्ट। यहाँ से हिपैटिक डक्ट से जो बाइल है वो कहाँ गया, आपने कहा इस वाली डक्ट में, इसका नाम क्या है, सिस्टिक डक्ट। तो गया कहाँ, सिस्टिक डक्ट में गया, सिस्टिक डक्ट में। सिस्टिक डक्ट से जो बाइल है वो कहाँ गया है, गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में, ठीक है। अब जब भी हमें स्टमक में जब भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल की जरूरत होगी तो बाइल गॉल ब्लैडर से भी आएगा, हिपैटिक डक्ट से भी आएगा। कहाँ जाएगा ये जाएगा कॉमन डक्ट में, क्योंकि दोनों का सिक्रीशन है, दोनों का क्या है, बाइल है, तो ये होगी कॉमन डक्ट। कॉमन डक्ट से जो बाइल है, कॉमन डक्ट से जो बाइल है, यानी कि कॉमन डक्ट जो मिलेगी वो किस में मिलेगी, पैनक्रियाटिक डक्ट में। अब क्या हुआ, आपने कहा इसमें जो कॉमन डक्ट से जो बाइल आया था और जो पैनक्रियाटिक डक्ट से जो पैनक्रियाटिक जूस आए थे वो कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट में। इतनी बातें क्लियर है। ये सेम चीजें आपको एक लाइन डायग्राम बना करके और एक आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बना करके बताई गई है कि कहाँ से कहाँ जा रहा है सिक्रीशन, ठीक है। इन डक्ट के बारे में कभी एमसीक्यूज में आपसे पूछने जाएगा, ठीक है। इतना डिटेल इतनी डिटेल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन अगर एक आधे क्वेश्चन बनते हैं तो आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए। चलिए इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए इतनी बात क्लियर है, अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने बात तो कर ली है सिक्रीशन की। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा लिवर के स्ट्रक्चर के बारे में, और लिवर के क्योंकि फंक्शन भी होते हैं हमने पढ़ा है यहाँ पर, क्योंकि पैनक्रियाज जो आपकी होती है। अच्छा एक और चीज, इसके अलावा एक और चीज हमने कहा कि हमने बात की थी, आपके पास अलग अलग टॉपिक आते हैं और जब हम यहाँ पर बात करते हैं ग्लैंड्स के बारे में, ग्रंथियों के बारे में, तो दो टाइप के हमारे पास ग्लैंड आते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो अपनी सिक्रेशन, अपने स्रावन को ब्लड में ऐड कर देंगी और जहां भी उन्हें जाना है, जहां भी उनकी आवश्यकता है, वो ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होते हैं और अपने जो टारगेट साइड है, अपनी जो जगह है जहां पर उन्हें एक्शन लेना है, वहां पर वो पहुंच जाते हैं। इसके अलावा आपने कहा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट होती है और इन्हें अपनी सिक्रेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए ब्लड में नहीं डालना पड़ता है अपना सिक्रेशन, बल्कि वो डक्ट में डालते हैं और डक्ट के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह सिक्रेशन पहुंचते हैं, जैसे पाइपलाइन होती है। जैसे आप यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास है, बाइल जो है वो लिवर से छोटी आंत में पहुंचा, यहाँ से यहाँ पहुंचा बेसिकली, और पैनक्रियास से कहाँ पहुंचा, छोटी आंत में पहुंचा। किसके माध्यम से पहुंचा, ब्लड के माध्यम से नहीं पहुंचा। इतनी सारी डक्ट जो हम पढ़ रहे हैं, ये पूरी जो हमारे पास डक्ट आई है, इनके माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर जाता है। तो इस प्रकार की जो ग्लैंड्स होती हैं, जो ग्रंथियां होती हैं, उन्हें एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो हम कह सकते हैं
कि जो आपकी लिवर होती है और आपका पेनक्रियाज होता है वो क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि पेनक्रियाज में कुछ और इम्पॉर्टेंट चीजें यहाँ पे रिलीज होती हैं। पेनक्रियाज से बहुत सारे जो एंजाइम्स होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं, वो रिलीज होते हैं। देखो, पेनक्रियाज जो है यहाँ पर, उससे एक इम्पॉर्टेंट चीज रिलीज होती है जिसका नाम है इंसुलिन, और एक और चीज होती है रिलीज जिसका नाम है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन, ठीक है, ये दोनों जो है। अच्छा, एक और चीज, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी होती हैं, जो अपने सिक्रेशन को ब्लड में डालती हैं, वो हार्मोन रिलीज करती हैं। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो एंजाइम्स को रिलीज करती हैं, जैसे हम बार बार कह रहे हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पर पैनक्रियाज ने क्या किया है, जो पाचक रस है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, उन्हें डक्ट के माध्यम से रिलीज किया है। लेकिन इंसुलिन और ग्लूकागॉन क्या है, हार्मोन्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये क्या करते हैं, यहाँ पर जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन को डक्ट के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचाता है, बल्कि रक्त के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से पहुंचाता है। तो हमने बोला, तो क्या पैनक्रियाज जो है वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों प्रकार के सिक्रीशन कर रहा है? आपके पास एक चैप्टर आया था क्लास 10th में, जिसमें आपके पास हमने बात की थी वहां पर, जब हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमने हार्मोन्स के बारे में बात की थी, वहां पर हमने ये सारे जो डिफरेंसेस है वो देखे थे। तो हमने कहा इंसुलिन और जो ग्लूकागॉन है एक्चुअली में वो क्या होते हैं, ब्लड के माध्यम से सिक्रीट होते हैं, और इनका काम जो होता है वो लिवर में होता है। तो थोड़ा सा लिवर के फंक्शन को हम देख लेंगे कि लिवर कैसे काम करता है, लिवर के और क्या काम होते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो आपको यहाँ तक की जो चीजें हैं वो कंप्लीट करके लेकर के आनी है, समझनी है, पढ़नी है। नेक्स्ट में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा लिवर, और लिवर में हम पढ़ेंगे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम को। एक सिस्टम आता है, इजी है, ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा हम डिटेल में जा रहे हैं, लेकिन इजी टॉपिक हमारे पास आते हैं। क्या होता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।